एक ऑडिट हमने किया था, हम गए थे हिमाचल मैक्लोडगंज। हाँ। तो कैंपस प्लेसमेंट में इंटरव्यू हुआ था, एयरटेल में दिया था, एक्सेंचर में दिया था, बीपीसीएल था, एंड बिग फोर्स में भी मोस्टली सारी बिग फोर्स में इंटरव्यू हुआ था। बट डिलॉयट जाने का रीजन साथ क्या हुआ, जब मैं कैंपस में गया तो मैंने पहले एयरटेल में इंटरव्यू दिया। वहां पे उन्होंने कोई टेक्निकल क्वेश्चन पूछा और मेरे से नहीं आंसर हो पाया। क्या आप हमारे व्यूअर्स के साथ अपना स्टार्टिंग पैकेज शेयर करना चाहेंगे? तो इसके लिए यही है कि जब आप 3 मंथ्स की स्टडी कर रहे हो, तब एक तो आप मार्क करते चलो कि मैंने ये 1.5 दिन में पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना। तो मतलब सीवी इज लाइक योर फर्स्ट इमेज। अगर वो ही अच्छा नहीं है तो आप इंटरव्यू नहीं दे पाओगे कहीं भी। मधुर, आइए इसको क्लोज करते हैं विद रैपिड फायर क्वेश्चन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई सी ए मोहित वासन, चेयरमैन लुधियाना ब्रांच, वेलकम यू ऑल। आज हमारा सेशन जिसके साथ होने जा रहा है, ही इज ऑल इंडिया रैंक होल्डर मई 25 टाइम एंड रैंक इज 19th। ही इज नन अदर देन सीए मधुर गोयल। उनकी जर्नी, उनका एक्सपीरियंस एंड उनके सीवी राइटिंग टिप्स आप सबके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं, तो बने रहिए एंड तक हमारे साथ इस वीडियो में। तो आइए डिस्कस करते हैं मधुर के साथ उसकी जर्नी के बारे में। हेलो सर। हाय मधुर। हाय। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताएं, लुधियाना के कैसा लग रहा है? सर अपने शहर की बात ही अलग होती है। मतलब आप यहाँ आते हो, आप वो पुरानी गलियों में जाते हो एंड वो सब एक्सप्लोर करते हो, तो आपको पुरानी मेमोरीज याद आती है। तो लाइक अपनी सिटी तो अनमैच्ड है सर। ये क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग में इसलिए पूछा बिकॉज मधुर एट प्रेजेंट डिलॉयट में जॉब कर रहे हैं, तो पॉडकास्ट के लिए स्पेशल लुधियाना में वापस आए हैं। मधुर, स्टार्टिंग करते हैं आपके थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड के बारे में। आप ये बताएं कि क्या आप स्कूल टाइम से ही टॉपर हैं? कुछ फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, घर में क्या कोई ऑलरेडी सीए है? मतलब थोड़ी जर्नी आप इनिशियली बताएं अपनी। जी सर तो टॉपर एज सच आप टॉपर तो नहीं कह सकते। तो मतलब स्कूल में ऐसा नहीं था कि पढ़ाई नहीं करता था, बट ठीक मार्क्स आते थे, अच्छे मार्क्स आते थे, तो गुड साइड पे था। बट टॉपर भी नहीं था कि एकदम फर्स्ट रैंक आ रही है या सेकंड रैंक आ रही है। आई वाज लाइक अ ब्राइट एवरेज स्टूडेंट। एंड फैमिली बैकग्राउंड की बात करें तो आई एम ए सिंगल चाइल्ड, सो मेरा कोई ब्रदर सिस्टर नहीं है। एंड देयर आर माय पेरेंट्स एंड माय ग्रैंडमदर, सो स्मॉल फैमिली। तो बट उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया है कि चाहे स्टडीज हो, चाहे कोई भी इंटरेस्ट हो। तो उसी तरह फिर 12th के बाद मेरा सीए में इंटरेस्ट आया कि मैंने कॉमर्स ली थी जैसे। तो कॉमर्स के बाद सारे यही कहते थे कि सीए टॉप कोर्स है, कि सीए की जो वैल्यू है, सीए की जो रिकग्निशन है, वो मतलब बहुत ही ज्यादा आपको एडवांटेज देती है, रिस्पेक्ट देती है सोसाइटी में। तो वहीं से एक मोटिवेशन आई कि सीए करते हैं। और ये भी सुना था कि सीए में पास परसेंटेज भी काफी कम होता है, बट स्टिल वही मोटिवेशन थी कि यही चैलेंज है जो आपने कॉन्कर करना है। तो उस तरह सीए स्टार्ट की एंड बाय गॉड्स ग्रेस आज आपके सामने बैठे हैं। बहुत बढ़िया। तो मधुर, थोड़ा अपना आर्टिकलशिप के बारे में बताएं, कहाँ से की एंड वहाँ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, और क्या आर्टिकलशिप, ये क्वेश्चन मेरा स्टूडेंट्स के लिए चाहता हूँ आप आंसर करें, क्या आर्टिकलशिप आपको रैंक लेने में हेल्प करती है? सर तो मैंने आर्टिकलशिप लुधियाना से की थी। सो आर्टिकलशिप अश्विनी एंड एसोसिएट्स लुधियाना। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि व्हाई नॉट बिग फोर, व्हाई मिड साइज। तो सर उसमें सबके अपने अपने ओपिनियंस होते हैं। मेरा ये था कि मेरा कॉलेज था एंड लाइक मैंने एक एक करके ग्रुप भी दिया था, तो शायद मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं था तब कि मैं बिग फोर क्रैक कर पाऊंगा। बट मिड साइज में जाने के भी अपने एडवांटेज हैं। वहां पे आपको एक्सपोजर मिलता है, नेटवर्क मिलता है, कनेक्टिविटी अच्छी मिलती है काफी लोगों से। एंड आर्टिकलशिप एक्सपोजर की बात करें तो मैंने बेसिकली डायरेक्ट टैक्स में आर्टिकलशिप करी है एंड उसी इंटरेस्ट को कैरी करते हुए आज मैं डिलॉयट में भी टैक्स में ही हूँ। तो टैक्स, इनकम टैक्स ऐसा सब्जेक्ट था जो मुझे इंटर से स्टार्टिंग में अच्छा लगता था, तो मैंने सोचा था कि टैक्स में आर्टिकलशिप करेंगे रादर देन सारे ऑडिट में जाते हैं। तो मैंने सोचा था टैक्स मुझे ज्यादा अच्छा लगता है तो टैक्स में करेंगे सर। बाकी मतलब जब फर्स्ट ईयर में आप आर्टिकलशिप में जाते हो, यू आर लाइक वेरी न्यू टू दिस प्रोफेशनल वर्ल्ड। आप अभी स्कूल से ही निकले होते हो जस्ट, एंड एकदम से आपको कॉर्पोरेट में डाल देते हैं। तो सर जो एक्सपोजर आपको तब मिलना शुरू होता है, लाइक वो आपको कोई डिग्री नहीं दे सकती, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिकली बाहर नहीं जाओगे, काम करना नहीं सीखोगे, तब तक आपको पता ही नहीं लगेगा कि मतलब क्या रियल वैल्यू है सीए कोर्स की। सर तो जैसे फर्स्ट ईयर में तो आप बस अभी कॉन्टेक्स्ट ले रहे होते हो चीजों का कि इनकम टैक्स क्या होता है, रिटर्न कैसे भरते हैं, ऑडिट कैसे करते हैं। पर जब आप जैसे जैसे सेकंड ईयर में जाते हो, थर्ड ईयर में जाते हो, आपको वो अपने आप कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, आप मैच्योर बनते हो, आप प्रोफेशनल बनते हो सर। तो वो एक्सपीरियंस सिर्फ आर्टिकलशिप ही आपको दे सकती है। एंड बात करें कि आर्टिकलशिप आपको रैंक लाने में हेल्प करती है, मैं कहूँगा डेफिनेटली सर। अगर आपको अच्छे लोग मिलेंगे, अच्छे पार्टनर्स मिलेंगे जो आपको सपोर्ट करेंगे,
जो आपको मोटिवेट करेंगे कि रैंक लेके आना है, जो आपकी ट्रेनिंग्स में हेल्प करेंगे, आपको अच्छे से गाइड करेंगे। सो डेफिनेटली आपको भी फील होता है कि हमें अब और एफर्ट करना चाहिए। तो उसी तरह आर्टिकलशिप बहुत वैल्यू होल्ड करती है सर सीए कोर्स में। वैसे तो मैंने ये क्वेश्चन 5th या 6th नंबर में पूछना था, बट आई एम ईगर टू नो, सेल्फ स्टडी से ऑल इंडिया रैंक ये कैसे पॉसिबल और कैसे मैनेज किया? सर लाइक मैंने सीए मतलब मोस्टली सेल्फ स्टडी से ही करी है। मतलब सेल्फ स्टडी से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि खुद बुक खोल के पढ़ना, खुद सारा कुछ करना, ऐसा नहीं है। सेल्फ स्टडी इज लाइक आप यूट्यूब पे रिसोर्सेज को रेफर करो, फ्री वीडियोस को रेफर करो। जरूरी नहीं है कि आपको पेड क्लासेस ही लेनी है। उसमें पेड क्लासेस का एडवांटेज रहता है कि आपको स्ट्रक्चर मिल जाता है, तो आपको बस थोड़ा स्ट्रक्चर खुद बनाना पड़ता है, काफी चीजें खुद से पढ़नी पड़ती हैं, उसमें टाइम ज्यादा लगता है डेफिनेटली। बट जो क्लैरिटी आपको खुद पढ़ के आती है वो क्लैरिटी आपको क्लासेस से नहीं आती। क्योंकि जब हम क्लासेस कर रहे होते हैं ना, वो बैक ऑफ द माइंड सेटिस्फेक्शन आ जाती है कि हाँ पढ़ लिया। पर जब हम रिवीजन करने जाते हैं हमें पता लगता है कि यार ये तो दोबारा करना पड़ेगा, मतलब इतने अच्छे से नहीं समझ आया, सिर्फ नोट्स ही बनाए हैं। तो स्टडी का मेरा क्या अप्रोच रहता था कि मैं यूट्यूब से वीडियो देखता था किसी टॉपिक की, फिर उसके जो क्वेश्चंस होते थे वो खुद ट्राई करता था कि टीचर ने कैसे बताया हमें। तो अगर तो मेरे से जमता था तो मैं खुद कर लेता था पूरा चैप्टर, नहीं होता था तो किसी और टीचर की वीडियो देखता था, या कहीं मतलब कभी चैट जीपीटी वगैरह से पूछ लिया, तो वैसे करके करता था सेल्फ स्टडी में। तो उसी तरह मैनेज किया। एंड इनिशियली पहले एक ही सब्जेक्ट सोचा था कि सेल्फ स्टडी करेंगे, पर जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि अभी एक सब्जेक्ट हो गया, चलो दूसरा भी हो जाएगा। और वैसे भी टैक्स में तो मेरी आर्टिकलशिप थी, तो जीएसटी, इनकम टैक्स, इसमें तो मेरा बैकग्राउंड भी अच्छा था, तो उसमें इतनी नीड भी नहीं पड़ती थी क्लासेस की। तो इसी तरह मैनेज किया था। यहाँ तक तो ठीक था, बट 87 मार्क्स इन ऑडिट, ये कैसे? सर लाइक ये तो मेरे लिए भी एक ड्रीम जैसा था। मतलब जब मैंने रिजल्ट खोल के देखा, मैंने तो ये देखा ही नहीं कि ऑडिट में मार्क्स कितने हैं। मैंने देखा 462 मार्क्स आए, तो मैं तो वही शॉक हो गया था। फिर मेरे को लगा कि रैंक आ गई होगी 462 में, बट आई एक्सपेक्टेड कि शायद 30s या 40s में आई होगी। एंड AIR 19 आई, तो उसके 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 बाद तो कुछ ऐसा, मतलब आई वाज ऑल स्काइज, तो कुछ सूझ ही नहीं रहा था। बट देन आई सेंट माय स्क्रीनशॉट टू समवन एंड ही टोल्ड यू गॉट 87 इन ऑडिट। आई वाज लाइक वाओ, 87 इन ऑडिट, दैट इज लाइक अ ड्रीम। सो ऑडिट तो मतलब हर बच्चा ये बोलेगा कि ऑडिट से सबसे ज्यादा डर लगता है। चाहे आप FR करवा लो, FM करवा लो, DT करवा लो, ऑडिट मत करवाओ बस दोबारा। तो मुझे भी बहुत डर लगता था। पर सर मतलब जो भी मैं वीडियो देखता था ऑडिट में, सब यही कहते थे कि आपको इसमें डबल टाइम लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये सबसे अलग सब्जेक्ट है, आपकी एफिशिएंसी सबसे कम निकलती है। अगर मैं बाकी सब्जेक्ट दिन में 12 घंटे तक पढ़ सकता हूँ, ऑडिट सिर्फ 8 घंटे तक पढ़ा जाता था। उसके बाद आपको इतना डाउन फील होता था कि ऐसा लगता था कुछ याद नहीं हुआ, इतना टाइम भी लगाया। तो उसमें यही था सर कि आप जितना ज्यादा एफर्ट मार सकते हो ऑडिट में, आपको उतना डालना पड़ेगा। तो सबसे पहले जब मैंने रिवीजन करी थी, ऑलमोस्ट 15 दिन लग गए थे सारे, मतलब बाकी सब्जेक्ट्स में 12 दिन लगते थे, ऑडिट में 15 दिन लग गए थे। तो ऐसा एकदम कॉन्फिडेंस डाउन हो गया था कि मतलब कैसे होगा। बट तब यही था कि अपने आप पे बिलीव रखना चाहिए कि हो जाएगा हो जाएगा। फिर सेकंड रिवीजन की, थर्ड रिवीजन की, फोर्थ रिवीजन की, बाकी सब में मैंने 3 की थी, ऑडिट में मैंने खास के 4 की थी। एग्जाम से पहले 5th रिवीजन की थी। तो इन्हीं सब की वजह से पॉसिबल हुआ। फिर 2-2 मॉक टेस्ट लिखे ऑडिट में। तो इन सब से आपका कॉन्फिडेंस बनता है जब आप आंसर्स लिखते हो, उसको बार बार रिवाइज करते हो। ऑडिट में एक तो हमेशा ऐसा लगता रहता है कि आप चीजें भूल रहे हो, कुछ याद नहीं हो रहा, पर वो सर आपको एग्जाम से 1.5 दिन पहले भी वही लगेगा। पर उसमें यही है कि अगर आपने 4 बार ही पढ़ा होगा ना, तो जब आप पेपर में क्वेश्चन देखोगे आपको अपने आप याद आ जाएगा। वो आपकी मसल मेमोरी बिल्ड ही तभी होती है अगर आप 4 बार ही चीज पढ़ के जाते हो। तो वो इसी तरह हुआ है बस ऑडिट में कि मल्टीपल रिवीजन एंड एक ही चीज को बार बार पढ़ना पड़ेगा, एंड वही बोरिंग चीज है जिससे बच्चे डरते हैं। मधुर, जैसे कि आई एम बीइंग चेयरमैन ऑफ लुधियाना ब्रांच, तो स्टूडेंट से इंटरेक्शन का मौका मिलता है। सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स जो मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं कि सर एग्जाम से 1-2 महीना पहले जो हमारा 24 आवर्स का एक शेड्यूल, एक दिन है, उसको हम कैसे मैनेज करें? तो आप उसको कैसे मैनेज करते थे? जी सर, सर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वही पीरियड होता है, क्योंकि एग्जाम से एक दिन पहले जो पढ़ के जाओगे वही चीज याद आएगी। अब ऐसा हो सकता है कि आपने कोई 3 महीने पहले चीज पढ़ी हो, लेकिन आप एग्जाम से पहले नहीं पढ़ के गए, तो आपकी जितनी मर्जी अच्छी ग्रिप हो उस पे, पर आपको एग्जाम में नहीं लिख पाओगे उसे। तो सर उसके लिए क्या है कि उसके लिए हम एक दिन पहले तो नहीं सोच सकते। हम जब 3 महीने पहले अपनी स्टडी स्टार्ट कर रहे हैं, हमें तभी उसके लिए प्लान बनाना पड़ेगा कि अगर जो चीज आज मैं 10 दिन में कर रहा हूँ, वो चीज मुझे सेम पूरा कोर्स एक दिन में रिवाइज करना है। तो उसके लिए सबसे पहली चीज तो ये है कि आप चीजों को जितना समराइज कर सको, जितने नोट्स खुद के बना सको। मैं क्या करता था, मैं स्टिकी नोट्स लगा लेता था बुक्स पे, उस पे छोटे छोटे पॉइंट्स लिख लेता था कि पूरा पेज मैंने एक स्टिकी नोट में समराइज कर लिया।
उससे क्या होता है, आपकी चीज जल्दी रिवाइज हो जाती है, एंड जब खुद के हाथ से लिखा होता है तो आपको वैसी चीजें याद जल्दी आती हैं। तो आपको समराइज करना पड़ेगा, आपको ये देखना पड़ेगा कि प्रायोरिटी टॉपिक्स कौन से हैं। मतलब मेरा फोकस रहता था कि ऐसे टॉपिक्स करो जिसमें टाइम कम लगे लेकिन मार्क्स सबसे ज्यादा हैं। तो ऑडिट में भी ऐसा होता था कि एक चैप्टर था डिजिटल ऑडिट, तो वो इतना लंबा चैप्टर था कि आप वो नहीं कर सकते एग्जाम से पहले, बट लेकिन जो करके जाओ वो अच्छे से करके जाओ कि अगर उसमें से क्वेश्चन है तो आपको पता है कि आपके फुल मार्क्स आएंगे उसमें। तो इसके लिए यही है कि जब आप 3 मंथ्स की स्टडी कर रहे हो तब एक तो आप मार्क करते चलो कि मैंने ये 1.5 दिन में पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना। दूसरा, एक मैंने प्लानर बनाया था कि उसमें आर बाय आर लिख दिया था कि इस घंटे में ये पढ़ना है, इस घंटे में ये पढ़ना है, साथ में आगे एक चेक बॉक्स मार दिया था कि ये होता गया, ये होता गया। तो उससे आपका खुद कॉन्फिडेंस बढ़ता रहता है कि ये हो गया, ये हो गया, और क्लैरिटी रहती है कि सिर्फ इतना ही पार्ट रहता है। तो आई थिंक वो स्ट्रेटेजी सबसे ज्यादा जरूरी है कि माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए कि 1.5 दिन में क्या करना है और क्या नहीं करना। और एक चीज और है कि बच्चे मटेरियल चेंज कर लेते हैं कि सपोज 3 महीने में कुछ और पढ़ा और 1.5 दिन पहले सपोज किसी टीचर के न्यू नोट्स आ गए, ये अच्छे लग रहा है, वो पढ़ लेते हैं, उससे वो सारा पहले पढ़ा हुआ वाला भी लॉस हो जाता है। तो यही एडवाइस है कि आप एक ही मटेरियल पे स्टिक करें लास्ट के 1.5 दिन तक। जब रैंक आया तो पेरेंट्स का रिएक्शन क्या था? लाइक जब रिजल्ट आया तब तो पहली बात तो मैं घर पे था ही नहीं, हमारी ऑफ साइड थी, तो हम लोग हिमाचल गए हुए थे, हम लोग वहां से वापस आ रहे थे एंड आईसीआई ने कहा था 2 बजे रिजल्ट आएगा, तो हम तो 2 बजे की एक्सपेक्टेशन लेके बैठे थे, लेकिन आईसीआई ने सुबह सुबह बॉम्ब फोड़ दिया। 8 बजे रिजल्ट आ गया। तो पहले तो यही सोचा था कि सर कंट्रोल कर लेते हैं घर, पर वो तो होगा नहीं। तो फिर गाड़ी में रिजल्ट देखा, सबसे पहले मैंने आपको बताया तो शॉक हो गया, 462 तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो फिर मैंने घर पे बताया, लाइक बहुत खुश हुए। घर वालों को ये था कि पास हो जाए, उनको ये तो पता ही नहीं था कि रैंक की क्या वैल्यू होती है। तो फिर मैं घर पे गया, उन्होंने बताया कि लुधियाना में नंबर 1 आया है, 19th पूरे इंडिया में आया है। तो फिर सर बहुत खुश हुए, फिर मतलब बहुत ज्यादा प्राउड फील करते हैं वो कि चलो हमारी मेहनत आज काम आई। तो मतलब वो जो जॉय होता है वो आपको रिजल्ट के बाद ही दिखता है। कई बार क्या होता है मधुर, जब मैं आपके फादर से मिला आफ्टर रैंक आने के बाद, तो जो मैंने उनके फेस पे खुशी एंड एक प्राउड मोमेंट मैंने फील की ना, कई बार आप अपनी लाइफ में वो नहीं फील कर पाते क्योंकि आप रोज मिल रहे हो। बट आई मस्ट से योर फादर इज वेरी वेरी मच प्राउड ऑफ यू। डेफिनेटली सर, मतलब वो तो इतना सपोर्ट करते थे मेरे को, अगर कभी कभी मेरे से नहीं भी होता था तो वो कहते थे कोई बात नहीं, टेंशन मत ले, इस बार ही नहीं होगा, अगली बार ही हो जाएगा। बट उन्होंने कभी ऐसे नहीं किया कि करना ही करना है, जितना हो रहा है उतना पढ़ ले। तो लाइक पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव रहते थे पूरी जर्नी में। जैसे मैं अपनी बात करूं तो मेरे को मॉर्निंग चाहे 4 बजे 3 बजे उठा लो, रात को मेरे को था कि 10 बजे मैंने सोना ही सोना है। तुम्हारे केस में मधुर कैसा था ये? सर मतलब मेरे केस में सर ऐसा कुछ फिक्स नहीं था। कभी ऐसा होता था कि अगर आज का टारगेट नहीं पूरा हुआ तो बैठ के करना ही करना है, फिर चाहे 2 बज जाए 3 बज जाए। कभी कभी ऐसा होता था कि थक चुका हूँ मैं 10 बजे, तो फिर मैं सुबह उठ के पढ़ता था। बट मोस्टली एक शेड्यूल तो सेट करना पड़ता था, तो मैं मोस्टली यही ट्राई करता था कि सुबह उठ के पढ़ा जाए, क्योंकि आप फ्रेश माइंड से कोई चीज पढ़ते हो तो वो रिटेन भी ज्यादा अच्छी होती है, समझ भी ज्यादा अच्छी आती है, एंड आपको कॉन्फिडेंस भी फिर आता है कि सुबह सुबह ही आपने एक अच्छा ब्लॉक निकाल लिया पढ़ाई का। कोई आर्टिकल के कुछ फनी इंसिडेंट हमसे शेयर करना चाहेंगे? हाँ जी सर, जैसे मैंने तो 2-3 ऑडिट ही किए हैं, पर लेकिन वो ऑडिट का जो क्लाइंट प्लेस पे जाके आपको एक्सपीरियंस मिलता है, नए नए लोग मिलते हैं, नई नई एनवायरनमेंट मिलता है, ऊपर से फ्री का फूड, फ्री की हॉस्पिटैलिटी, उस वो किसको पसंद नहीं है सर। और एक ऑडिट हमने किया था, हम गए थे हिमाचल मैक्लोडगंज, तो वहाँ इतना सुंदर व्यू था, पहाड़ों में बैठे थे, वहाँ पे स्कूल का ऑडिट था, तो इतने क्यूट क्यूट बच्चे होते थे, तो मतलब वो वाइब भी अलग आती थी। तो ऐसा तो नहीं दिल किया कि मैं 2 साल यही ऑडिट करता रहूं? कभी कभी तो मन करता था सर कि बस वही सब कुछ छोड़ छाड़ के वहीं बैठ जाओ, तो फिर लाइफ तो सर चलो कंटिन्यू करते ही हैं। वहाँ पे सबसे अच्छी बात क्या होती थी कि आप रात को सारे आर्टिकल्स बैठे हो जो ऑडिट करने गए हैं, मस्ती मार रहे हो फुल, कोई टेंशन नहीं पढ़ाई की, कोई कुछ नहीं, मतलब जिसके बारे में बात करनी है करो, गाने सुनो, डांस करो, तो सर वो मेमोरीज हमेशा आपके साथ रहती हैं। तो मधुर जैसे सीए बन के रैंक आ गया, उसके बाद डिलॉयट ही क्यों, एंड डिलॉयट के अलावा कहीं और इंटरव्यू कहीं और ट्राई किया था? डेफिनेटली सर, इंटरव्यू तो हर जगह दिया था जहां पॉसिबल होता है। तो कैंपस प्लेसमेंट में इंटरव्यू हुआ था, एयरटेल में दिया था, एक्सेंचर में दिया था, बीपीसीएल था, एंड बिग फोर्स में भी मोस्टली सारी बिग फोर्स में इंटरव्यू हुआ था। बट डिलॉयट जाने का रीजन एक तो ये था कि जो प्रोफाइल्स मुझे और मिल रही थी वो शायद मेरे को इतनी इंटरेस्टिंग नहीं लगती थी। जैसे मैंने पहले भी बताया, टैक्स में मेरा बहुत इंटरेस्ट था, एंड आजकल जैसे M&A है, डील्स है, उसमें बहुत ज्यादा आपका स्कोप बढ़ रहा है। अब तो आरबीआई ने भी अलाउ कर दिया है बैंक्स को कि आप M&A को फंडिंग कर सकते हैं। तो कोई ऐसी न्यू सी प्रोफाइल एक्सप्लोर करने का मन था, एंड डिलॉयट की सर ब्रांड वैल्यू भी बहुत है,
बिग फोर्स में भी नंबर 1 पे है, तो लाइक इट वाज द बेस्ट इंटरसेक्शन। एंड सेकंड थिंग की लोकेशन, तो बाकी कंपनीज थी वो बैंगलोर, हैदराबाद, पुणे उस तरफ थी, तो अभी फर्स्ट टाइम मूव आउट करना था, सो आई थॉट गुड़गांव वुड बी अ बेटर प्लेस टू गो, सो दैट्स हाउ डिलॉयट हैपेंड। तो मधुर, आप अपने इंटरव्यू सेक्शन जो डिलॉयट में हुआ, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहें? डेफिनेटली सर, इंटरव्यू की मतलब टेक्निक पता है क्या रहती है? मोस्टली वो आपका कॉन्फिडेंस देखते हैं, कम्युनिकेशन देखते हैं। चाहे आप टेक्निकल राउंड में एक दो चीजें ब्लंडर कर भी दो, पर अगर आप उसको कवर अप कर सकते हो या आप उनको कॉन्फिडेंस दे सकते हो कि मैं इसको पढ़ के ठीक कर लूंगा, आपका इंटरव्यू निकल जाएगा। तो मेरे साथ क्या हुआ, जब मैं कैंपस में गया तो मैंने पहले एयरटेल में इंटरव्यू दिया, वहां पे उन्होंने कोई टेक्निकल क्वेश्चन पूछा और मेरे से नहीं आंसर हो पाया, तो वहीं पे एक वो इंप्रेशन बन गया जिसको मैं कवर अप नहीं कर पाया, एंड फॉर वो मेरा नहीं हो पाया इंटरव्यू। बट सेकंड इंटरव्यू एक्सेंचर में था, वहां मैं कॉन्फिडेंस लेके गया कि कोई बात नहीं, वो कुछ भी पूछेंगे तो मैं बोल दूंगा कि या तो मुझे नहीं आता या जो मुझे बेस्ट पता होगा मैं वो बताऊंगा, एंड वो इंटरव्यू मेरा निकल गया। तो वहां से मुझे पता लगा कि इंटरव्यू के लिए आपका कॉन्फिडेंस सबसे ज्यादा मैटर करता है। एंड जब डिलॉयट का मेरा इंटरव्यू था तो मुझे 15 मिनट पहले कॉल आया था कि आपका 15 मिनट में इंटरव्यू होगा, तो लाइक इट वाज जस्ट कि आपको कॉन्फिडेंस से ही जाना पड़ेगा, आप पढ़ तो सकते नहीं हो कुछ 15 मिनट में। तो जो क्वेश्चंस थे, बेसिकली डायरेक्टर ने इंटरव्यू लिया सबसे पहले, तो उन्होंने पूछा कि M&A टैक्स क्यों करना है, आपकी तो रैंक आई है, तो आप कहीं और क्यों नहीं जाना चाहते, कि जैसे बड़ी बड़ी कंसल्टिंग फर्म्स में। मैंने उन्हें रीजन बताया कि टैक्स में इंटरेस्ट है, मुझे अच्छा लगता है, डिलॉयट भी काफी बड़ी कंसल्टिंग फर्म है। फिर उन्होंने टेक्निकल पूछा, तो टेक्निकल भी आता था, एंड फिर लास्ट में वो आपसे जनरल पूछते हैं कि 5 years डाउन द लाइन कैसे देखते हो, एंड डिलॉयट नहीं तो और कहाँ जाना चाहोगे। तो बेसिकली यही क्वेश्चंस रहते हैं, बेसिकली तो वही रहता है कि आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रांग रहनी चाहिए इंटरव्यूअर को इम्प्रेस करने के लिए। क्या आप हमारे व्यूअर्स के साथ अपना स्टार्टिंग पैकेज शेयर करना चाहेंगे? डेफिनेटली सर, मैं रेंज बता सकता हूँ। तो अगर आप जैसे डिलॉयट थोड़ा हायर एंड पे रहता है बिग फोर्स में, बट वैसे स्टैट और टैक्स में आपकी रेंज रहती है 10 to 12 LPA, मतलब CTC रहता है। अगर आप नीश प्रोफाइल्स में जाते हैं, जैसे ट्रांसफर प्राइसिंग हो गया, M&A टैक्स हो गया, वैल्यूएशन हो गया, तो उसमें आपका 13, 14, 15 तक भी जाता है CTC। एंड अगर आपकी रैंक है तो आपको ज्वाइनिंग बोनस मिलेगा, 1-2 लाख एक्स्ट्रा मिलेंगे, तो वो एडवांटेज तो रहता ही है। नॉर्मल वर्किंग आवर्स क्या है डिलॉयट में? सर, वर्किंग आवर्स तो जैसे सबको पता ही है, लाइक अभी इतना काम नहीं होता तो 8 से 9 आवर्स अ डे, पर लेकिन जिनका काम होता है तो इट कैन गो अप टू 12 आवर्स, 13 आवर्स नॉर्मल है। वर्क कल्चर कैसे वहाँ पे? सर, वर्क कल्चर गुड है, फ्लेक्सिबिलिटी है, आपको वर्क फ्रॉम होम करना है, आप घर से काम करो, आपको ऑफिस जाके काम करना है, ऑफिस जाके काम करो, तो फ्लेक्सिबिलिटी है, टीम सपोर्टिव है, आपको बताते हैं अच्छे से कैसे करना है, तो कल्चर अच्छा है सर। तो मधुर, अगर एक स्टेप में पीछे जाऊं तो विदाउट CV राइटिंग आप कहीं भी अपना इंटरव्यू तक उस स्टेज तक पहुंच ही नहीं सकते। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपने CV को, जब आपने CV अपना बनाया, वहां आपने उन चीजों का ध्यान रखा हो? जी सर, तो मतलब CV इज लाइक योर फर्स्ट इमेज, अगर वो ही अच्छा नहीं है तो आप इंटरव्यू नहीं दे पाओगे कहीं भी। तो सर, CV पे बहुत टाइम लगता है, हमें लगता है कि 1 घंटे में CV बन जाएगा एंड वो ही भेज देंगे, बट वही सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। मुझे खुद CV बनाने में 1 से 2 दिन लगे। आप एक एक लाइन जो लिख रहे हो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, क्योंकि इंटरव्यूअर कहीं से भी कोई भी वर्ड उठा के पूछ सकता है। तो मेरा डिलॉयट का एक जब इंटरव्यू हुआ तब उन्होंने एक वर्ड उठा के पूछ लिया कि आपने टैक्स ऑप्टिमाइजेशन कैसे की, तो आपको वो जस्टिफाई करना आना चाहिए कि जो भी आप वर्ड उसमें लिख रहे हो। एंड सेकंड थिंग इज कि आपको ना इम्पैक्ट दिखाना पड़ेगा। जैसे बच्चे क्या लिखते हैं, फाइल्ड इनकम टैक्स रिटर्न, कंडक्टेड टैक्स ऑडिट, तो उससे कोई इम्पैक्ट नहीं बढ़ रहा। लेकिन अगर आप सेम लाइन को चेंज करके लिखो कि फाइल्ड इनकम टैक्स रिटर्न ऑफ 20 क्लाइंट्स एंड रिड्यूस टैक्स लाइबिलिटी बाय 100 crores, तो जब आप वो इम्पैक्ट दिखा के लिखते हो तो इंटरव्यूअर पे भी अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, एंड उसमें आपको भी फिर पता होता है कि इस चीज में मैंने किया क्या और मैंने बोलना क्या है। तो एक तो वो चीज है कि आपने जो भी आर्टिकलशिप में किया आप उसे अच्छे से प्रेजेंट करो, उसका इम्पैक्ट दिखाओ। एंड सेकंड इज कि बच्चे कहते हैं हमारे एक्स्ट्रा को करिकुलर्स नहीं है, हमारा CV सिर्फ वर्क एक्स है, खाली है। तो उसके लिए आजकल तो ऑनलाइन इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज है, आप किसी NGO में वॉलंटियर कर सकते हो, आप ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हो जो आपकी फील्ड के लिए रेलेवेंट है, बाकी कॉन्फ्रेंसेज होती हैं उसमें पार्ट ले सकते हो। तो मेरा भी CV उन्हीं सब चीजों से भरा था कि मैंने पेपर प्रेजेंट किया था, वॉलंटियरिंग करी थी, कोर्सेज किए थे। तो आपको ऐसे करके CV भरना पड़ेगा, तभी CV अच्छा लगेगा, क्योंकि एक बैलेंस CV होगा तभी वो ज्यादा इंटरव्यूअर्स के पास जाएगा। फर्स्ट सैलरी चेक से क्या किया? सर, मतलब सैलरी तो काफी स्पेशल फील होती है। सो बेसिकली थोड़ा पेरेंट्स को दिया,
थोड़ा डोनेशन किया एंड थोड़ा अपने लिए कपड़े वगैरह लिए, पार्टी वगैरह की। तो मधुर, कुछ एमडीपी प्रोग्राम के बारे में बताएं जो आपने रिसेंटली आईआईएम बेंगलोर से किया है। सीए करने के बाद इसकी क्या नीड पड़ गई? सर तो एमडीपी प्रोग्राम क्या होता है? इट इज कॉल्ड मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड इट इज कंडक्टेड बाय आईसीआई इन कंजंक्शन विद टॉप मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया। तो अभी आईआईएम बैंगलोर के साथ हुआ था जो मैंने किया था। समटाइम्स इट इज डन विद आईएसबी एंड और भी आईआईएम्स के साथ आईसीआई कोलैबोरेशन करता है। तो दिस प्रोग्राम इज ओनली फॉर रैंक होल्डर्स। तो जिनकी रैंक आती है दे गेट अ स्पेशल इनवाइट फ्रॉम आईसीआई टू अटेंड अ रेजिडेंशियल प्रोग्राम। सो माइन वाज इन हैदराबाद। सर सो this is a मतलब very unique experience that if you get a rank you should definitely go for. Like study के अलावा CA में क्या है वो आपको यहीं पे आके पता लगेगा। फर्स्ट इज कि मेरी पहली फ्लाइट, यू गो टू अ न्यू सिटी, यू कंप्लीटली फील कि आप दूसरी दुनिया में आ गए हो। एंड व्हेन यू मीट पीपल जो सारे रैंक होल्डर्स हैं, AIR1 है, AIR2 है, AIR3 है, प्रेसिडेंट है आईसीआई के, तो दैट एनवायरनमेंट वो आपको ऐसा फील कराएगा कि यस यू हैव अचीव्ड समथिंग। एंड जो आपका नेटवर्क बनता है वहां पे, लाइक ब्राइटेस्ट माइंड्स ऑफ द कंट्री के साथ, तो वो आपके साथ हमेशा रहेगा। एंड बात करें करिकुलम की, तो आईआईएम बैंगलोर टॉप आईआईएम इंस्टीट्यूट इन इंडिया। तो लाइक वो जो आपको अप्रोच बताते हैं, लाइक सीए में थोड़ा थ्योरेटिकल रहता है, थोड़ा आपको प्रैक्टिकल कम बताते हैं, लेकिन वहां पे यू आर जस्ट ओपन माइंड। सबके व्यूज वो कंसिडर करते हैं, आपको केस स्टडीज करवाते हैं, तो आपको पता लगता है कि मतलब एक बियॉन्ड करिकुलम भी कोई चीज होती है, तो वैसी थिंकिंग कैसे डेवलप करे, बिजनेस एनालिटिक्स, आपका एक्यूमेन कैसे बढ़ाए, आपकी कम्युनिकेशन कैसे इंप्रूव करें, तो वो सब चीजों में बहुत हेल्प होती है। एंड द मोस्ट स्पेशल मोमेंट इज कि आपको वहां प्रेसिडेंट आते हैं, आपको अपने वर्ड से फैसिलिटेट करते हैं, गिफ्ट देते हैं, रैंक सर्टिफिकेट देते हैं, तो दैट एक्सपीरियंस दैट इज वेरी बेस्ट। तो मधुर, अब आगे का क्या प्लान है? सर अभी तो यही है, अभी थोड़ा टाइम डिलॉयट में, फिर अभी जैसे मुझे मैसेजेस भी बहुत आते हैं कि हेल्प करो, तो उसी में सोचा है कि कुछ बच्चों को गाइड किया जाए जरूर, जिसको भी कोई क्वेरी हो उनको भी हेल्प किया जाए, ताकि और बच्चे रैंक ला सके और बच्चे फ्रेटर्निटी को प्राउड कर सकें। तो अभी तो वही प्लान है। एक क्वेश्चन अभी मन में है, तो जैसे आपने सीए क्लियर की रैंक आया, तो सबसे ज्यादा मैसेजेस किससे क्या है? कांग्रेचुलेशंस के, पार्टी कहाँ है, के टिप्स के लिए? सर पहले दिन तो कांग्रेचुलेशंस के ही आते हैं, पर जब आप लोगों से मिलना शुरू करते हो फिर पार्टी बस पार्टी। एंड व्हाट अबाउट टिप्स? सर टिप्स तो मतलब आते ही हैं बच्चों के, जूनियर्स के, तो वो तो अभी भी आते हैं, पहले भी आते थे, बट इनिशियली 1 वीक में तो सबको एक्साइटमेंट ज्यादा होती है, उसके बाद सब फिर पूछ लेते हैं, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात। तो मधुर, आइए इसको क्लोज करते हैं विद रैपिड फायर क्वेश्चन। ओके? यस। लेट नाइट स्टडी और अर्ली मॉर्निंग? अर्ली मॉर्निंग। लव मैरिज और अरेंज? लव मैरिज। फादर और मदर? बोथ। फर्स्ट आर्टिकलशिप चेक? 3000। आर्टिकलशिप चेक मोटिवेशनल और इंसल्ट? मोटिवेशन। एंड इन लास्ट, इंडिया और अब्रॉड? इंडिया सर। थैंक यू मधुर, थैंक यू सो मच। आई होप कि व्यूअर्स को आपकी नॉलेज, आपकी जर्नी बहुत हेल्पफुल करेगी एंड दोबारा जल्दी आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, रियली इट्स एन ऑनर फॉर मी, आपने मुझे इनवाइट किया, एंड ऐसे ही वी शुड प्लान टू गाइड द स्टूडेंट्स सो दैट दे कैन आल्सो अचीव देयर ड्रीम्स। थैंक यू सर।